हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता था, आज मेरा एग्ज़ाम था और मैं एग्ज़ाम देके घर वापस आ गई हूँ। मैंने घर आके ही वीडियो शूट की है और मैं आपको सबसे पहले अपने अटेम्प्ट्स बता देती हूँ। मैंने जी में जो है 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, इंग्लिश में 26 और क्वांट्स में 27 और रीजनिंग में 28। अब मैं आपको सेक्शन वाइज बता देती हूँ कि मेरा क्या कुछ रहा है। मुझे जी में बहुत ज़्यादा डाउट है। जी में 18 में से मैं देख चुकी हूँ अब तक 4-5 तो मेरे क्वेश्चन गलत ही है। मैं क्वेश्चन क्या-क्या आए थे मैंने अब तक अभी वो भी नोट किए थे। मैं आपको क्वेश्चंस भी बता देती हूँ, जो-जो मैंने किए थे 18 क्वेश्चन उसमें से जो-जो मुझे ध्यान थे वो मैंने नोट किया। सबसे पहले एक किसान क्रेडिट स्कीम से रिलेटेड आया हुआ था। ऐसा कोई क्वेश्चन था कि किन-किन के लिए ये है, जैसे सेरीकल्चर, बी कीपिंग वगैरह-वगैरह, ये इन सब चीज़ों से मतलब ये करते हैं, ऐसा कुछ था। तो उसमें ऑल ऑफ द आंसर आना था। एक जीआई टैग पूछ रखा था कि जो पटोला है वो कौन से स्टेट का है, उसका आंसर गुजरात आना था, लेकिन मैं बिहार कराई हूँ तो वो मेरा गलत हुआ है। एक क्वेश्चन था लार्जेस्ट कंटिनेंट विद 2980 पॉपुलेशन के साथ कौन सा है। आई थिंक कुछ बच्चे बोल रहे हैं चाइना है, लेकिन मुझे पता नहीं क्या है इसका आंसर, और मैं इसका आंसर साउथ अफ्रीका करके आई हूँ। एक क्वेश्चन पूछ रखा था कि फॉरेन एक्सचेंज इन्वेस्टर, ऐसा कुछ क्वेश्चन था कि कौन कौन से बैंक कर सकते हैं। तो उसमें ऑप्शन दे रखा था कि एसबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और एक और बैंक का नाम था स्टैंडर्ड चार्टर बैंक आई थिंक। तो शायद उसका आंसर ऑल ऑफ द अबो ही है। मैं उसको ऑल ऑफ द अबो ही करके आई हूँ। एक आईएनएस निस्तार से भी कुछ क्वेश्चन आ रखा था, याद नहीं मुझे क्वेश्चन, शायद फर्स्ट इंडिजीनियसली ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो उसका आंसर आईएनएस निस्तार ही है, वो मैंने पूछ लिया है, मतलब देख लिया है। और ऐसा कोई क्वेश्चन था एक कि प्राइज जो है नोबेल प्राइज इनमें से किसको नहीं मिला है। उसमें ऑप्शन दे रखे थे, एक तो रविंद्रनाथ टैगोर था, दो चार तो आपको पढ़ने से ही पता चले थे, एक आई थिंक एक सीवी रमन भी था उसमें। तो इनको तो जो है मिले ही हुए हैं, ठीक है। ये बताना था इनमें से किसको नहीं मिला हुआ है। मुझे पता नहीं वो मेरा क्वेश्चन ठीक है या गलत है, लेकिन वो मैं करके आई हूँ। एक आई थिंक स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन था, क्रिकेट से रिलेटेड। उसमें पूछ रखा था कि कौन से ने जो है को जो है विनर रहे हैं, ऐसा कुछ था। उसका मैं आंसर जसप्रीत बुमराह करके आई हूँ, क्योंकि न्यूज में अभी फिलहाल वही थे, उन्होंने ही रिकॉर्ड ब्रेक किया था। उसके अलावा तो ऐसे ऐसे नाम थे जो हमने सुने ही नहीं थे। उसके अलावा मोस्ट पीसफुल सिटी पूछ रखी थी, उसका आंसर आइसलैंड आना था, लेकिन मैं स्विट्जरलैंड कराई हूँ। तो एक वो भी मेरा गलत हुआ है। और एक क्वेश्चन पूछ रखा था, मतलब किसने जो है रिसीव नहीं किया है क्लीनेस्ट सिटी अवार्ड, आई थिंक स्वच्छ सर्वेक्षण ऐसी कुछ हुआ था उसके अंदर। और एक पूछ रखा था कि नेशनल टीचर्स डे सबसे पहले सेलिब्रेट कब किया गया था, मतलब अवार्ड कब देना स्टार्ट किया था। 1958 में। ये मेरा ठीक है। उड़ीसा के सीएम पूछ रखे थे, ये इसका भी मैं गलती कराई हूँ। आई थिंक मैं नवीन पटनायक करके आई हूँ, लेकिन इसका वो मोहन माझी ऐसा कुछ है, वो वाला आंसर आना था। एक पूछ रखा था मार्क कार्ने जो है कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर है। एक पूछ रखा था कि आईएफएफएस को कौन सा देश होस्ट करने जा रहा है। एक ग्लोबल डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंदर इंडिया की रैंक पूछ रखी थी। और इन स्पेस के साथ किसने पार्टनरशिप किया, ऐसा कुछ पूछ रखा था। मैं उस डाटा पैटर्न आंसर करके आई हूँ, आई थिंक उसका आंसर वही है। बाकी देखते हैं। उसके अलावा इंग्लिश की बात कर लेते हैं। तो इंग्लिश तो पता नहीं ऐसी आई हुई थी, बस मेरा तो दिमाग खराब हो गया था। मुझे तो लग रहा था शायद मेरी ही मुझे ही कोई प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन घर पे आके देखा तो मोस्टली सब बच्चों का ऐसा ही रिव्यू है कि इंग्लिश आई ही ऐसी हुई थी। सबसे पहले तो मैंने दो चार क्वेश्चन किए थे स्टार्टिंग में, तो क्वेश्चन दे रखे थे वो अपोजिट बताना था कि इसमें से अपोजिट बताओ। एक डिस्पेयर वर्ड आया हुआ था, वर्ड भी मुझे ध्यान नहीं, सिर्फ मुझे डिस्पेयर ही ध्यान है। तीन वर्ड्स थे वैसे, तीन वर्ड, मतलब तीन क्वेश्चन थे अलग अलग वर्ड्स के ऊपर, उनका अपोजिट बताना था। पूरे सेंटेंस लिख रखे थे कि उनका जो मीनिंग है, उन वर्ड का जो मीनिंग है उससे अपोजिट वर्ड वाले सेंटेंस कौन से हैं, ये बताना था। तो मैं उसमें से दो करके आई थी और दोनों में आंसर, मतलब तीनों ही ऑप्शन आ रहा था आई थिंक, जहां तक मुझे याद है। उसके अलावा एक पैराजम्बल आया हुआ था, पैराजम्बल के 6 क्वेश्चन थे, 6 में से 5 तो उन्होंने ये पूछ रखा था सेकंड कौन सा बन रहा है, फोर्थ कौन सा बन रहा है, फिफ्थ कौन सा बन रहा है, सेवंथ कौन सा बन रहा है, ऐसे क्वेश्चन थे। और एक क्वेश्चन पूछ रखा था, एक सेंटेंस दे रखा था, उसमें पूछ रखा था कि इसका पास्ट फॉर्म क्या बनेगा। पास्ट फॉर्म वाला तो बिल्कुल इजी था। और जो हमारा पैराजम्बल का सीक्वेंस था वो भी इजीली बन गया था, ठीक है, डुएबल था। ए से स्टार्ट हो रहा था, आई थिंक जी पे खत्म हो रहा था, ए डी
BCE ऐसा कुछ था। उसके अलावा आरसी की तो बस बात ही मत करो। आरसी तो ऐसा आया हुआ था, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज पढ़ ली हमने, पढ़ के ऐसा लग रहा था। आरसी पढ़ के तो मुझे ऐसा हो गया था, पता नहीं मैं मेरा ध्यान कहाँ है, मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा, मैं ये सोच रही थी। लेकिन आरसी आया ही ऐसा हुआ था। अच्छा होता अगर मैं आरसी को छोड़ के बाकी के वो जो एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चन कर लेती तो बहुत अच्छा होता। लेकिन मैंने सोचा एरर डिटेक्शन लास्ट में करूंगी, आरसी के बहुत सारे क्वेश्चन है तो आरसी मुझे पहले करना चाहिए। और इस आरसी के चक्कर में ही मेरा गड़बड़ हुआ है। अगर मैं आरसी को छोड़ देती और मैं एरर डिटेक्शन वगैरह और बाकी क्वेश्चन सारे कर लेती तो शायद मेरा अच्छा स्कोर बन सकता था और मुझे कॉन्फिडेंस होता। लेकिन अभी आरसी के चक्कर में आरसी एक तो समझ में आता है और उससे पता नहीं मैंने कितने क्वेश्चन किए, कितने नहीं किए, कितने ठीक निकलेंगे कितने गलत निकलेंगे कुछ नहीं कह सकते। तो अब तो कुछ कर नहीं सकते, अब तो जो होना था हो गया। एरर डिटेक्शन की मुश्किल से एक दो ही क्वेश्चन किए मैंने, और एरर डिटेक्शन के काफी क्वेश्चन आ रखे थे। एक ऐसे क्वेश्चन भी आ रखे थे कि मतलब एक पूरा सेंटेंस दे दिया, उसमें 4 या 5 वर्ड्स हाईलाइट कर रखे थे। उनमें से पूछ रखा था कि कौन सा जो है वर्ड स्वैप, मतलब स्वैप नहीं करना था लेकिन ऐसा कुछ बोल रखा था कि कौन सा वर्ड जो है अपनी जगह पे गलत है या फिर उसको स्वैप करने की जरूरत नहीं है या है, ऐसा कुछ था। मतलब एक वर्ड मुझे अभी अच्छे से ध्यान नहीं है। उसके अलावा और बात कर लेते हैं क्वांट्स की। क्वांट्स काफी डुएबल आ रखा था। क्वांट्स आप लोगों को पता है मेरा थोड़ा वीकर साइड में एवरेज है, मतलब वीक भी नहीं बोल सकते, एवरेज बोल सकते हैं। तो एज एवरेज स्टूडेंट मैं जो है 27 अटेम्प्ट करके आई हूँ, तो जिसका अच्छा होगा मैथ वो तो 30+ ही करके आया होगा, ठीक है। तो 27 में से दो तो मैंने डीआई की थी, बाकी कुछ सीरीज के क्वेश्चन आ रखे थे। दो सीरीज आ रखी थी, एक तो मुझसे बन गई थी, एक सीरीज मुझे से बनी नहीं थी। जो रॉन्ग नंबर वाली सीरीज थी ना, वो तो मुझसे बन गई थी शायद, और जो मिसिंग वाली थी वो नहीं बनी थी। हाँ, तो एक सीरीज के 3 क्वेश्चन थे वो मैंने कर लिए थे, दूसरी सीरीज के मेरे से बने नहीं थे, उसके शायद 4 या 5 क्वेश्चन थे, 4 होंगे आई थिंक, 5 तो नहीं मिलेंगे, ठीक है, वो मुझसे बने नहीं थे। और डीआई, एक डीआई तो इतनी इजी आ रखी थी, आई थिंक उसके 6 क्वेश्चन थे जैसे बस प्री लेवल की हो ऐसी आ रखी थी, वैल्यू दे रखी थी। और आई थिंक बार ग्राफ डीआई थी, उसमें सिर्फ वैल्यू हमें डाटा नोट करना था हमें, और उस डाटा के हिसाब से बस आंसर निकालने थे, फटाफट निकल रहे थे, इतने ज्यादा डिफिकल्ट थे नहीं, वो इजी डी आई थी। लेकिन वो लास्ट में दे रखी थी उन्होंने। जो बच्चा स्टार्टिंग में पजल हो गया होगा उसका दिमाग खराब हो गया। स्टार्टिंग में मुश्किल क्वेश्चन थे, ये बात नोटिस की हो तो आप लोगों ने, स्टार्टिंग में क्वेश्चन थे क्वांट्स में और लास्ट में इजी इजी क्वेश्चन डाल रखे थे। अप्रोक्सीमेशन लास्ट में थी, एक बिल्कुल इजी डीआई लास्ट में थी, और और कुछ जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी क्वेश्चन थे वो भी बीच में ही थे, स्टार्टिंग में नहीं थे। उसके अलावा एक और डीआई मैंने की थी, हाँ एक मैंने वो वाली डीआई की थी, उसमें एवरेज दे रखा था, एवरेज दे रखा था, उस एवरेज की वैल्यू में निकाल के रखनी थी। और उसके अलावा फिर किसी और चीज की वैल्यू भी आई थिंक दे रखी थी, उस वैल्यू को हमें लिखना था, फिर उसमें से उसको माइनस करके लिख लेना था, फिर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे। मतलब ज्यादा मुश्किल नहीं थी, डुएबल थी, ठीक है। दो डीआई तो बिल्कुल डुएबल थी जो मैंने खुद किया। कैसलेट भी दिख तो छोटी रही थी, इजी दिख रही थी, लेकिन मेरे पास इतना टाइम बचा नहीं था, इसलिए मैंने कैसलेट को छेड़ा ही नहीं, ठीक है। उसके अलावा बस आई थिंक यही किया होगा मैंने क्वांट्स में। अब एग्जैक्ट मैं एक एक क्वेश्चन नहीं लिख के लाई, मैं सिर्फ मार्क्स ही लिख के लाई हूँ, वो भी फोटो के पीछे, तो मैं सिर्फ मार्क्स ही लिख के लाई थी। उसके अलावा हम रीजनिंग की बात कर रहे थे। हाँ, रीजनिंग में मैंने दो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट बनाई थी। एक तो हमारी बन रही थी, एक तो डेजिग्नेशन बेस्ड थी, 80% थे आई थिंक, हाँ 80% होंगे। उस वो इजीली बन गई थी। सबसे पहले मतलब मैं पूरे पेपर को गो थ्रू करी थी ना, तो मुझे वो दिखी थी, तो वो मेरी फेवरेट है, वो मुझे कभी भी दिखती है ना तो मैं उसको बनाने लग जाती हूँ, और वो इजी आती है मोस्टली। तो वो बन गई थी पहली बार में। कभी फंस जाती हूँ तो अलग बात है, छोड़ देती हूँ, लेकिन अगर फ्लो फ्लो में बन रही है तो उसको मैं पूरी बना के ही छोड़ती हूँ फिर। तो वो मेरी बन गई थी। उसके अलावा जो है एक और डीआई आई हुई थी, उसमें कलर्स के नाम दे रखे थे और कुछ एक दो और भी चीजें दे रखी थी, आई थिंक बुक्स वगैरह भी दे रखा था उसमें। तो उसमें 7 बॉक्सेस थे, 7 बॉक्सेस थे उसमें जो है हमें उनको चेक करना था, और वो भी बन गई थी, मतलब ज्यादा मुश्किल नहीं थी, डुएबल थी। तो दो वो मैंने पजल और सिटिंग अरेंजमेंट बनाई थी। एक छोटे वाली पजल आ रखी थी, मतलब 5 पर्सन है उनको ऊपर नीचे अरेंज करना, 1 मार्क्स की। उसके अलावा उसके अलावा मैंने किया था इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट में जो हमारा आ रखा था ना, वो आ रखा था, नंबर्स आ रखे थे और अल्फाबेट मतलब वर्ड्स दे रखे थे, नंबर और वर्ड्स वाली इनपुट आउटपुट थी।
नंबर को तो सिर्फ सिंपली मल्टीप्लाई करना था, जैसे 72 लिख रखा है तो 7 टू द 14 करना था और उनको फिर लास्ट में लेके जाना था। जो सबसे छोटा नंबर है ना, मल्टीप्लाई करने के बाद नहीं, मल्टीप्लाई करने से पहले जो सबसे छोटा नंबर है ना, उसको सबसे पहले लेके जाना था, फिर दूसरे को, फिर दूसरे को, फिर उससे बड़े को, फिर उससे बड़े को, ऐसे लेके जाना था और मल्टीप्लाई करके लिख देना था। नंबर को स्टार्टिंग में अरेंज करना था और अल्फाबेट्स को, जो वर्ड्स थे उनको लास्ट में अरेंज करना था। वर्ड्स की जो सीक्वेंसिंग थी, कैसे कर रहे थे वो, पहले तो हमें ये देखना था कि कौन कौन सा वर्ड स्टार्ट हो रहा है, मतलब अल्फाबेटिक वाइज पहले तो हम वर्ड्स देख लेंगे, जैसे ए से कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है, फिर डी से हो रहा है, तो ए वाले को सबसे पहले लेके जाएंगे और ऐसे के ऐसे नहीं रख देना उस वर्ड को ले जाके, उस वर्ड के अंदर भी फिर हमें उसको अल्फाबेट वाइज अरेंज करना था, उसके बाद उसको रखना था। वर्ड्स को लास्ट में अरेंज करना था और नंबर्स को स्टार्टिंग में अरेंज करना था, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट इजी थी, वो भी हो गई थी। उसके अलावा डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन आए हुए थे 3। आई थिंक मैंने उसमें से 2 किए थे, लास्ट में कम टाइम बच गया था तो मैंने छोड़ दिया था। उसके अलावा एक ब्लड रिलेशन वाले 2-3 क्वेश्चन आए हुए थे, उसमें मैं पजल हो गई थी। एक क्वेश्चन दे रखा था कि एम एन की सिस्टर इन लॉ से कैसे रिलेट करेगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। उसका जो आंसर आ रहा था वो ग्रैंडफादर आ रहा था। और आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपका भी ग्रैंडफादर आ रहा था क्या। और ग्रैंडफादर ऑप्शन में ही नहीं था, ऑप्शन में रखा था ग्रैंड मदर, मदर, सिस्टर, फादर, मतलब ऐसे ऐसे ऑप्शन थे, ग्रैंडफादर कहीं नहीं था। और एक CNT दे रखा था। मैं उसमें बहुत पजल हो गई, मुझे लगा पता नहीं क्या आंसर है, ग्रैंडफादर ही आ रहा है आंसर, तो मैंने उसको दोबारा देखा, पूरे को दोबारा चेक किया और कॉर्डेड वाला ब्लड रिलेशन था तो उसमें टाइम भी लगता है दोबारा चेक करने में भी, तो उसमें मेरा काफी टाइम वेस्ट हुआ है। और तो बाद में भी मेरा आंसर ग्रैंडफादर ही आया, फिर मैंने उस क्वेश्चन को स्किप कर दिया। और उसके ही 1-2 क्वेश्चन और दे रखे थे, एक क्वेश्चन मैंने उसका बनाया था, 3 क्वेश्चन थे। फर्स्ट वाला तो बना ही नहीं था क्योंकि ग्रैंडफादर ऑप्शन में नहीं था, उसके बाद सेकंड मैंने शायद बनाया था और थर्ड फिर मैंने छोड़ दिया था, या फिर पता नहीं, मैंने दोनों छोड़ दिए थे, अभी मुझे ध्यान नहीं। उसके अलावा हमारे आए थे सिलोगिज्म के क्वेश्चन थे, वो भी कॉर्डेड थे, मतलब कोड्स दे रखे थे कि @ के लिए ऑल ARB, मतलब ऐसी लाइंस दे रखी थी, 3 लाइन लिख रखी थी सिर्फ 3 सिंबल्स के साथ। और उसके ऊपर शायद 2 क्वेश्चन थे या फिर 3 क्वेश्चन होंगे, वो मैंने किए थे। उसके अलावा आई थिंक हो गए होंगे 25 के अराउंड तो क्वेश्चन, 25 से 26 क्वेश्चन हो गए होंगे। फिर जो 1-2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन बचे हैं वो मैंने क्रिटिकल रीजनिंग के किए थे, बस उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया, इतना ही किया था। और अगर मैं ब्लड रिलेशन वाले में नहीं फंसती तो मैंने अपने आसपास वालों बच्चों से पूछा था, वो बोल रहे थे कि जो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट थी, 1-2 और भी डुएबल आई हुई थी, तो अगर मैं एक और सिटिंग अरेंजमेंट या पजल ट्राई करती तो वो भी हो जाती, मतलब हमारे जो है रीजनिंग में 30+ नंबर आराम से जा सकते थे। तो चलो ठीक है, अब मुझे इस एग्जाम से मैं नहीं बता सकती मेरा कैसे, आप लोग खुद आइडिया लगा सकते हो, क्योंकि इंग्लिश में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर होगी, ऐसा नहीं हो सकता जितने करके आए उतने ठीक मिल जाए। और मैथ्स और रीजनिंग में हो सकता है कि ठीक मिल भी जाए, बट मेंस में एक्सपेक्टेशन थोड़ी कमी रहती है कि सारे ठीक मिलेंगे। और जी का तो आपको पता ही है, जी के तो कई क्वेश्चन मेरे ऑलरेडी गलत हो चुके हैं और शायद और भी क्वेश्चन गलत मिल जाए, तो ऐसी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हाई है नहीं इस एग्जाम से, लेकिन फिर भी देखते हैं, रिजल्ट आएगा तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। जैसा भी रिजल्ट रहेगा आप लोग भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपके अटेम्प्ट्स कितने रहे हैं SBI क्लर्क मेंस में, और कैसा आपका एग्जाम रहा, और आपकी क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है इस एग्जाम से। और अब तो ये हो गया जैसा होना था, अब कल हमारा RRB PO है, कुछ बच्चों का परसों होगा, उसके बाद फिर IBPS क्लर्क मेंस के लिए हमें अच्छे से तैयारी करनी है, शायद उसमें कुछ अच्छा हो जाए, क्योंकि उसमें 2 मार्क्स वाले एक वाले क्वेश्चन है, शायद उससे हम ज्यादा स्कोर कर पाए, क्योंकि IBPS PO में भी अच्छा स्कोर रहा था। जहां तक अगर GE में अगर सेक्शनल क्लियर हो जाता है तो IBPS PO मेंस हो जाएगा, जहां तक मुझे लग रहा है। बाकी मैं आप लोगों के साथ रिजल्ट जरूर शेयर करूंगी जब भी आएगा, ठीक है। अभी आप लोग अपनी अच्छे से तैयारी कीजिए RRB PO के लिए।